कक्षा 12वीं रसायन में हम लोग पी ब्लॉक के तत्व देख रहे थे। समूह 15 के बारे में काफ़ी कुछ मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि भी बता दिया था, शायद नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि भी बता दिया था, नाइट्रोजन के असमान व्यवहार के बारे में कुछ बहुत चर्चा कर लिया था। तो समूह 15 से कुछ कारण और कुछ छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, उसको आज मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के पी ब्लॉक तत्व से। आपको क्वेश्चन करना है कि नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन 3 तरीके से बनाते हैं। इसमें सबसे मुख्य तरीका है अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करके। अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र होगा NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइट को हम गर्म करेंगे तो ये यौगिक टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त करेगा। N2 दोबारा है बेटा, और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O। ये गर्म करने का आप संकेत कर लेंगे तो इस प्रकार से यौगिक बन जाएगा ये गैस और ये लिक्विड और जाहिर है ये सॉलिड। लेकिन जो अमोनियम नाइट्राइट है वो अस्थायी यौगिक है, परखनली में लोग रहता नहीं है, क्रिया कर देता है, अन्य यौगिक में बन जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको गैस प्राप्त करने से पहले ही कोई क्रिया कर सकता है, तो कैसे करें? तो इसके लिए हम परखनली में सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। उस सूत्र को करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होगा NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होगा NH4Cl, है ना? वही बनेगा बेटा, 2N आ गया, N2 गैस प्लस H2O आप देख सकते हैं और प्लस NaCl लिक्विड, ये आपका सॉलिड होगा। निश्चित रूप से दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे, ये स्टेट में लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये प्रयोगशाला विधि है। पहला मैं रिपीट बोल रहा हूँ, प्रयोगशाला में इसको क्या पढ़ते हैं? अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। समीकरण कर देंगे, चूंकि अमोनियम नाइट्राइट अस्थायी यौगिक है, अतः प्रयोगशाला में पर सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा समीकरण कर देंगे, ठीक है। दूसरा और है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके आप बना सकते हो, ये पहला हो गया। दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके आप अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करके बना सकते हो, C2O7। तो ये आ जाएगा NH4 ट्वाइस प्लस चार्ज होता है अमोनियम और Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहाँ K2 होता है बेटा। इसको गर्म करोगे तब भी इससे आप लोग आसानी से नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस निकाल लो, N2 ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, निकल गया आप लोगों का। ये Cr2O3 इसका ऑक्सीकरण हो जाता है गर्म करने के कारण, ठीक है। प्लस ये Cr2 हो गया, O3 तो 4 बचा, तो 4H2O। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, लिखना चाहिए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करके आप नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से है।
ठीक है, 2 आपको बता दिए। आप तीसरा है बोरिया, बोरान से है आपका बेरियम, बोरान नहीं बेटा, हाँ बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड को गर्म करके एजो से बना है बेटा एजाइड, जिस यौगिक में N2 आ जाए उसको एजो उच्चारण से करते हैं। तो ये बेरियम एजाइड का सूत्र है, इसको भी आप गर्म करोगे तो आपको नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने आएंगे हमको पता है, 3N2 दिख रहा है, प्लस बेरियम धातु अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है 3, आप तीनों को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम और उसकी संरचना सूत्र लिखना है। कोई 5 करके आता है आपके उस मॉडल में था, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को ऑक्सी अम्लों का नाम याद करना है। पहला हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसका सूत्र होगा आपका H3PO2, H3PO2। आप बगल में भी लिख सकते हो सूत्र को, H3PO2। संरचना बना लीजिए बेटा, चतुष्कोणी बनाना है आप लोगों को, चतुष्फल की। फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो एक आपका OH हो जाएगा, एक O हो जाएगा और H और H। संयोजकता 5 आप लोग काउंट कर देंगे फास्फोरस की। ऑक्सीजन 2 आ गया 3। ठीक है आप लोगों का, तो ये बेटा एक क्षार की है क्योंकि एक OH है, एक क्षार की। कोष्टक में P की ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखना है कैलकुलेट करके। हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, +3, P के लिए x, इसमें 2 माइनस होते हैं, ऋण 4 बराबर 0। हल करूंगा तो x बराबर +1 आएंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगा। ऑक्सीकरण अवस्था भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल हुआ। संरचना बहुत ध्यान से बनाएंगे। अब हाइपोफास्फोरस अम्ल के बाद आ जाते हैं फास्फोरस अम्ल। ठीक है, फास्फोरस अम्ल, उसके बाद आएंगे फास्फोरिक अम्ल। लाइन से आप लोगों को लिखवाएंगे। ठीक है, तो फास्फोरस अम्ल है, ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, फास्फोरस अम्ल। तो ऑक्सीजन बढ़ गया बेटा तो 2 OH हो जाएगा, कहीं भी 2 H कर लेना, H3PO3। ऑक्सीकरण अवस्था शायद +3 हो जाएगी, कैलकुलेट करते रहना क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ऋण 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी क्या, +3। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का फास्फोरिक अम्ल, इसने दिया नहीं है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 जाएगा, यहाँ पे 2 OH हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और गया बेटा 8 आएगा, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगा।
इसको आपके बुक में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिखा है, उसी के अनुसार लिख सकते हो, फास्फोरिक अम्ल नाम भी ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ऑक्सीजन बढ़ाया सूत्र एक जैसे हैं, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, उसमें द्विक्षार क्या आएगा बेटा, किसमें? फास्फोरस अम्ल में। फास्फोरिक अम्ल में त्रिक्षार क्या आएगा, सुधारना भूल गया था। हाइपोफॉस्फोरस में एक क्षार की, ठीक है, फास्फोरस में द्विक्षार की 2 OH था और ये त्रिक्षार की हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था +5। तो 3 आप लोगों के बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दिया हूं। अब ये मैं फास्फोरिक अम्ल को ही आगे ले जाऊंगा, 2 अणु को मैं जोड़ूंगा, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल के 2 अणु को जोड़ूंगा और फास्फोरस अम्ल के 2 अणु को जोड़ूंगा, तो वो हो जाता है, 2 अणु को जोड़ेंगे तो पायरो फास्फोरस अम्ल, पायरो ऑक्सीजन की मदद से जोड़ेंगे बेटा। चौथा पायरो फास्फोरस अम्ल, 2 अणु को जोड़ूंगा। फास्फोरस अम्ल का सूत्र होगा H3PO3, आप लिखे होंगे H3PO3, तो इसको डबल करूंगा तो ये हो जाएगा H6P2O6। तो जोड़ते समय बेटा ऑक्सीजन की मदद से जोड़ते हैं, एक पानी अणु को निकाल देगा सूत्र बनाने का तरीका, तो H2 निकल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा H4P2O5। फास्फोरस अम्ल के अणु को दुगुना कर दिया, ठीक है आप लोगों का, और पानी को निकाल के जो सूत्र बना उसको लिख दिया। तो आपके ये P है, दोनों को आप ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दीजिए, ये रहा O, ये रहा O, ठीक है, 3 आ गए बेटा। यहाँ पे आप OH कर लें, यहाँ पे OH कर लिए, मुझे लगता है कि 5 आ गया आप लोगों का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म हुआ, H और H, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 फास्फोरस। ये रहा आपका पायरोफास्फोरस अम्ल, अणु को दुगुना कर दिया, ठीक है, ये द्विक्षार की होगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेना आप लोग, अवस्था, ये +4 हुआ बेटा रथ में जाके, फास्फोरस 2 बार है तो 2x, इधर कर देता हूं मैं, +4 धन 2x, ऋण 5 दूनी 10 बराबर 0, तो 10 में 6 गया 4, तो x बराबर +3 आएगा, उसमें भी +3 आया था, किसमें? फास्फोरस अम्ल में। तो पायरोफास्फोरस अम्ल में भी +3 ही आएगा क्योंकि उसी के 2 अणु जुड़े हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अणु निकला है। अब पायरोफास्फोरस अम्ल के बाद अपन कर लेते हैं बेटा पायरोफास्फोरिक अम्ल, ये मैं मिटा रहा हूं, द्विक्षार की लिखेंगे, हाँ, पायरोफास्फोरिक अम्ल। तो मुझे फास्फोरिक अम्ल का सूत्र मालूम है H3PO4, इसको मैं गुना करूंगा H6P2O8, अब एक जड़ अणु निकाल दूंगा तो ये 4 होगा और ये 7 होगा, तो ये हो जाएगा H4P2O7, ठीक है। अब इसको आप संरचना में बदल सकते हैं आप लोग, PO, यहाँ पे O कर दीजिए, यहाँ पे O कर दीजिए, 3 ऑक्सीजन हुआ, 4 और बाकी है, OH, OH, ये भी शायद OH आएगा और ये भी OH आएगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, पायरोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। कितना क्षार की आएगा? ये चतुष्क्षार की आएगा, नहीं बेटा, एक फास्फोरस के क्षार की तुलना करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो कितने OH दिख रहे हैं? चतुष्क्षार की आएगा, 1 2 3 4 OH है चतुष्क्षार की, ऑक्सीकरण संख्या वही आएगा +5, क्योंकि फास्फोरिक का क्या निकाले थे आप लोग? +5 निकाले थे। तो ये 5 आप लोगों के ऑक्सी अम्ल बता दिया मैं आप लोगों के, जो कि एग्जाम में आते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। एक दूसरे से जोड़ के मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ,
क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे और उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, या तो मेरे बोलने से लिखेंगे या आप लोग बुक्स देख लेंगे या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है देख लेंगे। अमोनिया की लब्धि सॉरी बेटा, अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न होगा, प्रश्न लिख देता हूं मैं। अमोनिया की लब्धि मतलब लाभ को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए, का वर्णन करें। केवल देखना बस है बेटा, आपको इसका जवाब मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूं इन चीजों को। आप लोग जाएंगे अमोनिया निर्माण की हैबर में, तो प्रयोगशाला में जब अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप लोग गर्म करके अभिक्रिया करा के दोनों की आप लोग अमोनिया बनाते हो। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी था और लाश तेलीय का नियम लिखाया था, उसी को यहाँ पे लिखना है। क्योंकि हैबर विधि में अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करा के एक अनुपात शायद 3 लेके आप लोग नाइट्रोजन 1 आयतन लेते हैं और हाइड्रोजन 3 आयतन लेके, तो आप लोगों का अमोनिया बनता है। समीकरण करते हो, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः लाश तेलीय के नियम के अनुसार अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए निम्न उपाय करना होगा। पहला, N2 और H2 की सांद्रता अधिक रखने होंगे ताकि ज्यादा अमोनिया बने, ठीक है। दूसरा, चूंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का ताप कम रखना पड़ेगा, 450 से 500 अंश सेल्सियस लिखाया होगा या 700 केल्विन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दाब को उच्च रखना पड़ेगा, शायद 200 वायुमंडलीय दाब आप लोगों को मैं बताया हूं उसमें। चौथा पॉइंट, उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड उपयोग करोगे या लोहे का चून उपयोग करोगे, जो लिखे। पांचवा पॉइंट, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। मतलब अभिक्रिया में जो जो चीजें आई थी उसको क्लियरली आपको पॉइंट वाइज लिखना है, अधिकतम अमोनिया प्राप्त करने के लिए हैबर विधि। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, सांद्रता अधिक होनी चाहिए N2 और H2 की। दूसरा, कम ताप में होनी चाहिए अभिक्रिया, ताप लिख लेना। उच्च दाब पे होनी चाहिए, दाबे लिख लेना। उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड या लोहे के चूर्ण का प्रयोग करेंगे और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम चूर्ण का उपयोग करेंगे। तो ऐसा करने से आपको हैबर विधि में अधिकतम अमोनिया प्राप्त होगी, मतलब अमोनिया का लाभ होगा आपको। लब्धि मतलब प्राप्त करना, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, ये मैं निकाल रहा हूं। NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है, क्यों? बेटा, नाइट्रोजन की संयोजकता प्रायः 3 होती है क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन परमाणु में रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, अतः NCl3 बनेगा, न कि NCl5। फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, तो जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है संरचना बनाओगे डी कक्षक में चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो न फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, तो फिर इसमें एस कक्षक के युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी कक्षक में चले जाते हैं, ठीक है। अतः फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है, अतः PCl5 बनता है। साल्ट में नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता, उसकी संयोजकता 3 होती है, और फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, अतः फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, PCl5 बनता है। एक और सेम ऐसी क्वेश्चन है, R3P डबल बॉन्ड O बनता है जबकि
R3N डबल बॉन्ड O नहीं बनता, क्यों? देखो वही जवाब है बेटा। फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, अतः फास्फोरस की संयोजकता 5 हो सकती है, 3 यहाँ और 2 यहाँ, अतः R3P डबल बॉन्ड O बन सकता है या बनता है। नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, अतः नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। ये त्रिबंध बनाएगा, 5 बंध नहीं बनाएगा, अतः R3N डबल बॉन्ड O नहीं होगा। दोनों का सेम आंसर है लगभग, ठीक है। 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न लिखिए, मेरे ख्याल से दिए होंगे गाइड चीजों के। अगला प्रश्न करना है, NH3 क्षारकी है, आपको पता है कि लुईस क्षार है, क्षारकी है, जबकि BiS3 दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षारकी है। ये प्रबल है और दूसरा दुर्बल है। तो आप लोग दोनों का समूह 15 के हैं, आपके नाइट्रोजन फास्फोरस करके एंटीमनी बिस्मथ तक जाता है आप लोगों का। तो नाइट्रोजन बेटा समूह का पहला तत्व है अपने वर्ग का, इसका परमाणु आकार छोटा होता है और इसकी ऋण विद्युता अधिक होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है, यानी कि ये क्षारकी है, प्रबल क्षार है। NH3 क्षार वही क्षार होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सके। बिस्मथ हाइड्राइड की बात करेंगे तो इसका परमाणु आकार बड़ा होता है, बिस्मथ की ऋण विद्युता कम होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, इसलिए ये दुर्बल क्षार है। परमाणु आकार छोटा, प्रबल ऋण विद्युती, अतः नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक, प्रबल क्षार, जस्ट उल्टा, ये दुर्बल क्षार। क्लियर है आप लोगों का? ऐसे ही आप लोगों का आ सकता है कि समूह 15 में, अगला प्रश्न है, समूह 15 में BiS3 प्रबल अपचायक है, क्यों? मैं बोलते जाऊंगा आंसर, आप वीडियो डबल देख के भले ही लिख सकते हैं। अपचायक है मतलब इसका ऑक्सीकरण होता होगा बेटा, और ऑक्सीकरण में प्लस चार्ज बनता है मतलब हाइड्रोजन का त्याग करता होगा। अब फिर वही जवाब, बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा होता है, इसकी ऋण विद्युता कम होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, अतः BH बंध की लंबाई अधिक होती है, बंध लंबाई अधिक होती है। अब बंध लंबाई अधिक है तो आबंध की जो वियोजन ऊर्जा है, बंध की वियोजन ऊर्जा है, वो कम होगा। बंध लंबाई अधिक है तो बंध की वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, यानी कि आसानी से BiH बंध टूट जाता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, अतः आपका BiS3 प्रबल अपचायक है। क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा होता है, ऋण विद्युता कम होती है, इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, जिससे BiH बंध की लंबाई अधिक होती है और आबंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, अतः BiH बंध आसानी से टूट जाता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, BiS3 प्रबल अपचायक है। हाइड्रोजन मुक्त होगा, ये प्लस चार्ज बताएगा, ये माइनस बेटा, हाइड्रोजन गया मतलब प्लस चार्ज बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ मतलब अपचायक है, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है वो। ठीक है, अभिक्रिया के लिए अगला क्वेश्चन करेंगे। P की तुलना में N की श्रृंखलन प्रवृत्ति कम होती है, क्यों? अथवा N2 अणु होता है जबकि
P4 अणु होता है। क्यों? मतलब नाइट्रोजन है, अणु N2 बनाता है, द्विपरमाणु अणु बनाता है, और फास्फोरस चतुष्क परमाणु अणु बनाता है। क्यों? तो सीधी सी बात है बेटा, आप लोगों का नाइट्रोजन का परमाणु भी वही जवाब आएगा। नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, इसकी ऋण विद्युता अधिक होती है, अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, ये केवल पी बंध बना सकता है। तो त्रिसंयोजी होने के कारण ये N2 बनता है, N और N की बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, इसकी ऋण विद्युता कम होती है, तो फास्फोरस की संयोजकता 3 से अधिक हो सकती है, और ये डी पाई और पी पाई बंध बना सकता है, डी कक्षक में भी बना सकता है बंध। अतः फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में एकल बंध बनता है। एकल बंध बनने के कारण P4 अवस्था में पाया जाता है, यानी कि श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है आप लोगों का। अगला आप लोगों का होगा N2 की क्रियाशीलता P4 से कम है। क्यों? N2 की क्रियाशीलता P4 से कम है। क्यों? प्रश्न बनाना बेटा, फिर वही जवाब आएगा बेटा, लगभग एक जैसा जवाब है। N2 में एक परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, त्रिबंध बना हुआ है, तो त्रिबंध बनने के कारण बंध लंबाई कम होगी और बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, अतः ये कम क्रियाशील होगा। फास्फोरस के परमाणुओं के बीच में एकल बंध बना हुआ है, एकल बंध बनने के कारण बंध लंबाई अधिक होगी और आबंध वियोजन ऊर्जा का मान, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा, अतः ये अधिक क्रियाशील है। सिंपल सी बात। ठीक है। अगला प्रश्न करना है, फास्फिन का क्वथनांक NH3 से कम है। क्यों? फास्फिन का क्वथनांक अमोनिया से कम है। क्यों? ठीक है। तो जब भी आप लोगों के क्वथनांक के बारे में आएंगे बेटा, तो ये जनरली हाइड्रोजन बंध को बिलोंग करता है। मैं बता रही हूं, नाइट्रोजन की ऋण विद्युता अधिक होती है। NH3 में नाइट्रोजन की ऋण विद्युता अधिक होती है, परमाणु आकार छोटा होता है, तो NH3 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इसके अणु संगुणित हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और इसका क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है। फास्फिन में फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, ऋण विद्युता कम होती है, अतः फास्फिन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इनके अणु संगुणित नहीं होते हैं, अतः इसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है। क्लियर है। एक चित्र बना सकते हो थोड़ा सा, नाइट्रोजन H H H H, यहाँ हाइड्रोजन बंध बना बेटा, डॉटेड किया मैं, फिर N H H, फिर डॉटेड मतलब हाइड्रोजन बंध, N H, सॉरी बेटा, H N H H, इस प्रकार से चलते जाएगा। आप लोग संगुणित हो जाते हैं, डॉटेड हाइड्रोजन बंध है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच लगता है। मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ, अमोनिया अणु में नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, ऋण विद्युता अधिक होती है, अतः अमोनिया अणुओं के बीच में, और लिख सकते हो नाइट्रोजन के चारों में प्राण घनत्व अधिक होता है, अमोनिया अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे संगुणित हो जाते हैं, अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है। फास्फोरस में क्या लिख लेना आप लोग, फास्फिन में। ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनाएंगे कि HNO3 सूर्य के प्रकाश में पीला पड़ जाता है। क्यों? नाइट्रिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक कोष्ठवाल में भी आप लोगों को बताया होगा, इंपॉर्टेंट है। HNO3 सूर्य के प्रकाश में पीला पड़ जाता है क्यों? ये आप लोगों का क्वेश्चन करना है। तो बेटा HNO3 जब सूर्य के प्रकाश में आता है, सूर्य का प्रकाश लिख लेना या HNO लिख सकते हो अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इसी कारण पीला रंग होता है। बैलेंस करेंगे, पानी का अणु बनेगा, 2 में नहीं होगा बैलेंस, 4NO2, ठीक है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन आ गया, 4 दिया 12 ऑक्सीजन है बेटा, तो 4 दूनी 8 आ गया है, 4 ऑक्सीजन है तो 2H2O होगा और शायद ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ध्यान से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे जब अमोनियम नाइट्रेट है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जो पीले रंग का होता है, और ये समीकरण कर लेंगे सिंपल से। तो मैंने समूह 15 के बारे में लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। कल हम देखेंगे समूह 16 के बारे में। समूह 16 को कहते हैं चेलकोजन, क्योंकि समूह 16 से जितने भी तत्व हैं उनसे अयस्क का निर्माण होता है और अयस्क बनने के कारण इसको चेलकोजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम कल की क्लास में करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा।